लेकिन वो देश नहीं चलाते हैं, वो आतंक चलाते हैं। वर्ल्ड बैंक से 24% जितना अभी कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर टोटल, उसका 24% अमाउंट वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है। 21% अमाउंट चीन और सऊदी अरब से पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। टोटल कर्जे का 18% एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को दिया है, 10% IMF से लिया हुआ है, 8% ग्लोबल बॉन्ड, 7% पेरिस क्लब, 6% कमर्शियल लोन है पाकिस्तान के ऊपर, और अलग अलग सोर्सेज से पाकिस्तान ने 6% और कब्जा जो कर्जा है वो पाकिस्तान ने लिया हुआ है। श्रुति दासगुप्ता जी के पास में चल रहा हूं। श्रुति जी, जब ये पाकिस्तान के कर्ज के आंकड़े में बताता हूं और पाकिस्तान में क्या इस वक्त सिचुएशन है उसको मैं बताता हूं, तो मुझे एक चीज फिर से याद आती है कुछ वक्त पहले जब शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि भाई अब तो ऐसा है कि अगर हम अपने मित्र देशों को भी फोन करते हैं या वहां जाते हैं मिलने के लिए तो उनको यह लगता है कि कहीं कर्जा मांगने तो नहीं आ गया। अब इससे ज्यादा और कोई क्या बयां कर सकेगा पाकिस्तान की हालत? जी बिल्कुल सही मनोज जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत इंटरनेशनली बहुत ही बुरे हाल में है। उनका किसी भी नेता को आते जाते देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये भीख का कटोरा हाथ में लेके हमारे से कुछ मांगने ही आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास देने के लिए अगर आप उनका एक्सपोर्ट देखें, वो वैसे उनकी जो लेटेस्ट लिस्ट आई है उसके हिसाब से उनको 4 बिलियन का 4 बिलियन उसका इकोनॉमी है और वो 40th लिस्ट में है, 40वें स्थान पे है, जहां इंडिया अब 4th स्थान पे पहुंच चुका है। तो ये इस कंपैरिजन से ही आप समझ सकते हैं कि उनके पास कुछ है नहीं। जो $4 बिलियन की उनकी जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी से उनका सबसे बड़ा जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसके अंदर वो कपास और कपड़ा बेचते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। तो इससे ज्यादा थोड़ा बहुत वो कुछ मशीनरी बेच रहे हैं, बाकी सब कुछ उनका जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है। तो अगर वो 20 बिलियन के करीब वो एक्सपोर्ट करता है और 40 के करीब वो इंपोर्ट कर रहा होता है। अब वो इसके अंदर उसकी जो GDP स्ट्रक्चर है वो कहा जा रहा है कि 0.2% से उनकी GDP बढ़ गई है। पिछले साल 2.5% थी, इस साल उन्होंने 2.7% दिया है। पर अगर इस रेट से वो चलती रहेगी तो उसका ये जो डेट टू GDP रेशियो है वो फिलहाल 67 या 70% के करीब चल रहा होता है, और उसके बढ़ते कर्जों के चलते ये देश जो है वो बैठ जाएगा। तो उसके जितने भी ये आसपास के देश हैं वो सब उससे कह रहे हैं कि हम और नहीं। चीन के अलावा, चीन ने उसको अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि 15 मिलियन युआन का उन्होंने एक लोन दिया है, जिसके चलते वो IMF के और ADB के जितने लोन जो अभी उसने दोबारा लिए हैं, इसके चलते उसके पास रिजर्व्स हुए हैं। वो अगर चीन लोन नहीं देता पाकिस्तान को तो उसके पास डोमेस्टिक रिजर्व्स नहीं होते। वो जितने पैरामीटर्स IMF ने उसके लिए सेट किए हुए हैं वो उसको शायद वो नहीं मीट कर पाता, और इसलिए उसको दोबारा लोन नहीं मिल सकता। चीन के लोन देने के बाद अब दोबारा से जो न्यूज आ रही है कि IMF उनको 40 बिलियन तक लोन दे सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो अप्लाई करे तो। पर वो कितना लोन लेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी से 2% सिर्फ डेट सर्विसिंग करने के अंदर देता है, मतलब अपने जो कर्जा उठाया हुआ है उसको वापस देने में लगा रहता है, और बाकी तो ये खा जाते हैं। जब IMF ने उनको बोला है कि 20% आप डिफेंस स्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना बंद कर दीजिए, उन्होंने 18% और बढ़ा दिया है। तो ये जो उनका डिसबैलेंस है ये सबको दिखता है। और कितने दिन तक कोई एक पाकिस्तान को पाल सकता है? कोई भी देश अपने देशवासियों को पालेगा कि पाकिस्तान को पालेगा? तो चीन पाल रहा है क्योंकि उसको वहां से मिल रहा है, खनिज मिल रहे हैं, जैसे हम जानते हैं बलूचिस्तान वगैरह एरिया से उसकी पाइपलाइन जाती है, खनिज जाती है। ईरान थोड़ा बहुत उनको देख लेता है, क्योंकि ईरान का जो पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है वो एक अवैध धंधा वहां से उनका पोरस बॉर्डर के थ्रू वो भी चलता है। तो इसीलिए ईरान थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा उनको, लेकिन बाकी देश को इनसे क्या लेना देना, क्या मिलेगा पाकिस्तान को पाल के? इनफैक्ट पाकिस्तान जैसे हम जानते हैं कि टुकड़ों के होने पे इंटरनल प्रॉब्लम्स के चलते भी जो भुगत रहा है वो, और ऑपरेशन सिंदूर से जो उसको 5 बिलियन का लॉस हुआ है, तो ये लॉसेस को वो रिकवर कहां से करेगा? उसके पास है नहीं। 67% लोग उसके साक्षरता दर में हैं, लेकिन उसमें से आपके 31% उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 71% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लोगों को नौकरियां नहीं है। सालाना 1.5 से 2 लाख लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा दर जो है लोगों का जो यूथ है, उनकी जो यंग लोग है, जो युवा हैं, वो सुसाइड कर रहे होते हैं। 10 to 16% उनके मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उनके अंदर जो हमारे हिसाब से जो कजन मैरिजेस जिनको कहा जाता है वो एक बहुत हाई रेट पे है। तो ये इन ब्रीडिंग के चलते उनके 10 to 16% लोग जो आवाम पैदा हो रही है वो ऑलरेडी जो 3 लाख का डेट लेके, जैसे जनरल साहब ने कहा, तो वो जो 3 लाख का डेट लेके पैदा हो रही है वो कभी उसको वापस वर्कफोर्स में आके उनको कभी सपोर्ट कर नहीं सकती है स्ट्रक्चर को। तो इंटरनली अगर आप देखेंगे तो जो उसके लोग हैं वो
काम करने वाले, जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं, वो लोग कम होते जा रहे हैं। इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं है, जो था वो ऑलरेडी बिक चुका है, माइंस बेच चुके हैं, खनिज बेच चुके हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के चलते उसको आगे कोई भी देश हाथ लगाने से पहले 2 बार सोच रहा है। जो आईएमएफ और अमेरिका दे रही है, अमेरिका ने क्या दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, अमेरिका ने नहीं दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ क्रिप्टो करेंसी की जो डील करी है उसके चलते अब इट इज गोइंग टू, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कई बार कि ये एक टेररिज्म को बढ़ाने का आगे का रास्ता है, तो इसके चलते आगे वाला कोई भी देश उनको देना नहीं चाहता है। जो पिछले साल आप सऊदी अरेबिया ने उनको 1 बिलियन के करीब दिया था, वो इस शर्त के साथ दिया था कि ये जो पैसा है ये आपके रिजर्व में ही पड़ा रहेगा, इसको आप खर्च ही नहीं कर सकते, ना अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे खर्च कर सकते हैं, ना आप किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कर सकते हैं, ना आप अपनी आर्मी को दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व आपके बनाने के लिए, नहीं तो आपकी अर्थव्यवस्था पूरी की तरह खत्म हो जाएगी। तो इन सब के चलते पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, बहुत बड़ी नुकसानदेह जगह है, सिर्फ उसके अपने लिए ही नहीं, जितने लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब डूबती नैया को कौन सहारा देता है, ये हमें अब आगे देखना पड़ेगा। चाइना के अलावा मुझे और कोई दिखता नहीं है। ये तो अब ऐसा लग रहा है कि नैया ये डूब के ही रहेगी पाकिस्तान की। जनरल माथुर, मैं इधर उधर न जाते हुए वापस शहबाज शरीफ को कोट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ वक्त पहले ये भी कहा था, शहबाज